एक कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी। एक कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी। स्पाइसेस बेचती थी, टेक्सटाइल्स खरीदती थी, नॉर्मल बिजनेस। पर 200 साल बाद वही कंपनी 20 करोड़ लोगों पर राज कर रही थी। आजकल हम गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियों के बारे में सोचते हैं कि ये कंपनीज बहुत पावरफुल है। पर इमेजिन करो, एक ऐसी कंपनी जो अपनी आर्मी रखती थी, अपने कॉइन्स इशू करती थी, अपनी ट्रीटीज साइन करती थी, लोगों को फांसी दे सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जैक्टली यही थी। और अगर आप ये नहीं समझे कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने इंडिया को कैसे जीत लिया, तो आप ब्रिटिश राज को कभी नहीं समझ पाओ। तो आज कंपनी को कंपनी की तरह समझते हैं, विलन नहीं, बिजनेस की तरह। क्योंकि जब बिजनेस और पावर मिक्स हो जाते हैं तब एक डेंजरस कॉम्बो बन जाता है। 31 दिसंबर सन 1600 क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने एक कंपनी को लाइसेंस दी, द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। छोटा सा चार्टर, सिंपल सा आइडिया, एशिया से ट्रेड करो और ब्रिटेन को प्रॉफिट दो। पर इसमें प्रॉब्लम थी। स्पाइस ट्रेड पर ऑलरेडी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था। इंडोनेशिया, मलेशिया सब उनके कंट्रोल में थे। ब्रिटिश कंपनी लेट आई थी गेम में, तो उन्होंने क्या किया? 1608 में ब्रिटिश भारत आए, गुजरात के सूरत पोर्ट में, और यहां उन्होंने देखा अपॉर्चुनिटी। इंडिया में स्पाइसेस के अलावा और भी वैल्यूएबल चीजें थी। टेक्सटाइल्स, यूरोप में क्रेज था इंडियन कॉटन का। इंडिगो, ब्लू डाई जो यूरोप में नहीं मिलता था। सॉल्ट पीटर, गन पाउडर के लिए। तो बिजनेस मॉडल सिंपल था, इंडिया से सस्ता माल खरीदो, यूरोप में महंगा बेचो और प्रॉफिट कमाओ। पर यहां एक ट्विस्ट है, ये बिजनेस मॉडल सिर्फ 50 साल चला, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियलाइज किया ट्रेडिंग से ज्यादा प्रॉफिट रूलिंग में है। सिक्सटीन 1650s से 1680s का समय कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि हर पोर्ट पर टैक्स, हर सिटी में ब्राइब, हर ऑफिशियल को गिफ्ट, और मुगल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड था, एक्सपेंसिव था। प्लस फ्रेंच और डच कंपनीज भी कंपीट कर रहे थे, तो ब्रिटिश के प्रॉफिट मार्जिन्स घट रहे थे। कंपनी के शेयर होल्डर्स भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो प्रॉफिट चाहिए उन्हें। तो इसलिए कंपनी ने एक रैडिकल डिसीजन लिया, हम अपनी आर्मी बनाएंगे। ये डिसीजन जीनियस तो था, क्योंकि अगर तुम्हें हर राजा को टैक्स देना पड़ता है, अगर तुम्हें हर ऑफिशियल को ब्राइब देनी पड़ती है, तो क्यों ना खुद ही राजा बन जाओ। तो 1680s में कंपनी ने फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए। 1690s में कंपनी ने अपने सोल्जर्स रिक्रूट करने शुरू किए, और 1700s में कंपनी के पास नेवी थी। अब ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, ये एक आर्म्ड कॉरपोरेशन बन गई थी, और यहां से शुरू होती है कॉरपोरेट वॉरफेयर। पर पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आर्मी नहीं थी, इंफॉर्मेशन और अलायंसेस थे। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द केस स्टडी ऑफ बंगाल। बंगाल था दुनिया के सबसे अमीर प्रोविंसेस में से एक। नवाब अली वर्दी खान एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रूलर थे बंगाल की। कंपनी यहां से ट्रेड करती थी, बट रूल करना इम्पॉसिबल। पर 1756 में अपॉर्चुनिटी आई। अली वर्दी खान की डेथ हुई, उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला नवाब बने। यंग, इनएक्सपीरियंस्ड और बहुत दुश्मन थे वो। कंपनी ने यह देखा और प्लान बनाया। कंपनी ने डायरेक्टली सिराजुद्दौला पर अटैक नहीं किया, उन्होंने उनके दुश्मनों को ऑर्गेनाइज किया। मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ थे, जगत सेठ,
जो बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे। राय दुर्लभ सिराजुद्दौला के मिनिस्टर्स में से एक, और इन्हें ऑफर किया पावर इन एक्सचेंज फॉर हेल्प इन रिमूविंग सिराजुद्दौला। मीर जाफर को प्रॉमिस किया नवाब की पोजीशन, कंपनी से सपोर्ट और प्रोटेक्शन। जगत सेठ को प्रॉमिस किया ट्रेड मोनोपोलीज, टैक्स एग्जेम्पशंस और बिजनेस एक्सपेंशन। तो कंपनी बिजनेस डील कर रहा था, पॉलिटिकल डील कर रहा था, बैटल तो फॉर्मेलिटी थी। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी का दिन। हिस्ट्री बुक्स बोलती है ब्रिटिश ने बंगाल को जीता, पर रियलिटी ये थी सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों की आर्मी थी और ब्रिटिश के पास सिर्फ 3,000 सोल्जर्स थे। पर मीर जाफर ने अपने ट्रूप्स को लड़ने से रोक दिया। बैटल नहीं हुआ, विश्वासघात हुआ और कंपनी ने बंगाल जीत लिया। एक बैटल नहीं जीती, एक बिजनेस डील एग्जीक्यूट। ये पैटर्न समझो, क्योंकि कंपनी ने यही ब्लूप्रिंट पूरे इंडिया में यूज किया। बंगाल जीतने के बाद रूल कैसे किया? यहां कंपनी ब्रिलियंट थी। कंपनी ने डायरेक्टली रूल नहीं किया इनिशियली। उन्होंने पपेट नवाब्स बिठाए, मीर जाफर, फिर उनका बेटा। रूल तो नवाब ही कर रहा था, पर एक्चुअली कंपनी डिसाइड कर रही थी सब कुछ। बंगाल में ड्वेल गवर्नमेंट चल रहा था। फायदा क्या था इसका? दीवानी राइट्स। 1765 में कंपनी को टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिला। रेवेन्यू कलेक्शन कंपनी करती थी। लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? नवाब। प्रॉफिट कौन कमाता था? कंपनी। बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? नवाब। लोकल लोगों को लगा नवाब ही रूल कर रहा है, इसलिए रेबेलियन कम, रेजिस्टेंस कम। अगर कुछ गलत हो तो नवाब को ब्लेम करो। अकाल पड़ा, नवाब की गलती। पॉवर्टी है, नवाब की गलती। और कंपनी बोलती थी हम तो सिर्फ ट्रेडर्स हैं। ये जीनियस था और इविल भी, और ये मॉडल सक्सेसफुल रहा। मैसूर में टीपू सुल्तान को हराने के लिए निजाम और मराठास को एलाई बनाया और मैसूर जीत लिया। मराठास के इंटरनल डिविजन्स एक्सप्लॉइट किए, सेपरेट ट्रीटीज किए और धीरे धीरे मराठास को हरा दिया। अवध में नवाब को प्रोटेक्शन ऑफर किया और स्लोली कंट्रोल ले लिया। पैटर्न देख रहे हो? डिवाइड, एलाई, कॉन्कर। अब सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, इंडियंस ने कंपनी की हेल्प क्यों की? इसका आंसर सिंपल नहीं है। वो गद्दार थे, ये इजी आंसर है, पर इनकम्प्लीट। पहले बैंकर्स एंड मर्चेंट्स की कहानी समझते हैं। जगत सेठ जैसे बैंकर्स ने कंपनी को क्यों सपोर्ट किया? सोचो उनकी पोजीशन से। मुगल सिस्टम में अनप्रेडिक्टेबल टैक्सेस थे, ऑफिशियल्स बदल जाते थे। कंपनी ऑफर कर रही थी स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रेडिक्टेबल टैक्सेशन। बिजनेसमैन की नजर से देखो तो कंपनी बेटर डील दे रही थी। अब सोल्जर्स के नजरिए से समझते हैं। कंपनी आर्मी में लाखों इंडियन सोल्जर्स थे। क्यों ज्वाइन किया उन्होंने? रेगुलर सैलरी, मंथली पेमेंट मिलता था, गारंटीड था वो। बेटर ट्रेनिंग, यूरोपियन वॉरफेयर टैक्टिक्स इनमें सिखाया जाता था इनको। फिर पेंशन सिस्टम, रिटायर होने के बाद भी पैसा मिलता था। और सोशल मोबिलिटी, लोअर कास्ट भी जॉब कर सकते थे। अब इसे कंपेयर करो लोकल राजाओं की आर्मी से। सैलरी इरेगुलर, वॉर के टाइम ही सिर्फ पेमेंट मिलेगा, कोई पेंशन भी नहीं, और कास्ट रेस्ट्रिक्शंस भी थे। तो ये इकोनॉमिक डिसीजन था उनके लिए। अब समझते हैं उन लोकल प्लेयर्स को जिनके पास पावर होता था। हर रीजन में छोटे किंग्स और जमींदार होते थे। उनके लिए कंपनी स्टेबिलिटी ऑफर करती। कंपनी बोलती थी हमारा साथ दो और हम तुम्हारी जमींदारी सेफ रहने देंगे। हमें अपोज करोगे तो किसी और को जमींदार बना देंगे हम। देखो, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंपनी के साथ कोलैबोरेशन सिर्फ देशद्रोह या गद्दार होने से नहीं हुआ। ये इकोनॉमिक्स, सर्वाइवल और पावर कैलकुलेशंस थे। जब आप इंडिविजुअल लेवल पर देखते हो तो ये डिसीजंस लॉजिकल लगते हैं, पर प्रॉब्लम ये थी कि जो इंडिविजुअली रैशनल था, कलेक्टिवली
डिजास्टर था। सौ सालों में कंपनी ने अपने आप को बदल दिया। 1757 में जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी विद सम टेरिटरीज, वो 1857 तक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल कर चुकी थी। और यहां प्रॉब्लम आई। कंपनी प्रॉफिट के लिए चल रही थी, गवर्नेंस के लिए नहीं। और रिजल्ट्स 1770 में बंगाल फेमिन, 1 करोड़ लोग मरे और कंपनी ने कुछ नहीं किया। रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, हर साल ज्यादा टैक्स, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडियन टेक्सटाइल्स डिस्ट्रॉय कर दिए, मोनोपोलीज, किसानों को फिक्स रेट्स पर बेचना पड़ता था। और फाइनली 1857 आया। सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज अनसस्टेनेबल थी। तो 1858 में फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी से पावर ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी 1874 तक डिसॉल्व हो गई। पर आयरनी देखो, कंपनी खत्म हो गई पर कंपनी का सिस्टम वो चलता रहा। ब्रिटिश राज ने भी वही रेवेन्यू सिस्टम यूज, वही ब्यूरोक्रेसी यूज, वही डिवाइड एंड रूल किया। पावर कंपनी से क्राउन को चला गया पर ब्लूप्रिंट वही रहा। ये तो 200 साल पुरानी बात है। आज क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। IAS जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन कंपनी सिविल सर्विसेज, सेम हायरार्की, सेम डिस्ट्रिक्ट सिस्टम। पुलिस सिस्टम कंपनी ने बनाया था, कंट्रोल के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। आज भी वही स्ट्रक्चर है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कंपनी के ही जमींदारी सिस्टम से इवॉल्व हुआ। लैंड रिकॉर्ड्स, म्यूटेशंस, ऑल ऑफ दिस। और रेलवेज कंपनी के प्रॉफिट के लिए, कोस्टल पोर्ट्स कनेक्ट करने के लिए। पर रेलवे नेटवर्क आज भी वही पैटर्न फॉलो करता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी, डिवाइड एंड रूल। कंपनी ने प्रूव कर दिया, अगर तुम लोगों को डिवाइड कर सको, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मैनिपुलेट कर सको, तो तुम राज कर सकते। और ये लेसन सबने सीखा, है ना? तो एक ट्रेडिंग कंपनी ने इंडिया को कैसे जीत लिया? मिलिट्री पावर से नहीं, इंफॉर्मेशन से, इकोनॉमिक्स से, डिविजन्स एक्सप्लॉइट करके, अलायंसेस बनाकर। कंपनी ने इंडियंस को नहीं हराया, कंपनी ने इंडियंस को यूज किया। पिछले एपिसोड में हमने देखा इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग था पर पॉलिटिकली डिवाइडेड था। आज हमने देखा कंपनी ने उस डिवीजन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना लिया। अगला एपिसोड द स्पार्क, मंगल पांडे एंड 1857, जब फाइनली इंडियंस ने रियलाइज किया कि कंपनी को जाना होगा, तो क्या हुआ? ब्रिटिश हिस्ट्री बोलती है सिपॉय म्यूटिनी, इंडियन हिस्ट्री बोलती है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पर सच क्या है? और अगर ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था तो मेजॉरिटी इंडियंस ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पर ऑनेस्ट आंसर्स होंगे। अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक करो। अगर आपको लग रहा है कि हिस्ट्री को ऐसे ही एक्सप्लेन करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के साथ, लॉजिक के साथ, तो सब्सक्राइब करो। और कमेंट में बताओ, अगर आप 1757 में होते, मीर जाफर की जगह आपने क्या किया होता? क्योंकि इजी है बोलना, मैं नहीं करता, पर जब सर्वाइवल और पावर का सवाल हो तब सोचो इसके बारे में। मैं अरुणव दास, मिलता हूं अगले एपिसोड में।